साथियों, आइए मेरे इस YouTube चैनल यूनिक स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि। पहले देखते हैं कि संधि क्या है। संधि एक जोड़ या मेल को संधि कहते हैं। जोड़ या मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों को परस्पर जोड़ते हैं, वह संधि कहलाता है। अब देखिए, हिंदी में संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है स्वर संधि, और नंबर 2 है व्यंजन संधि, और नंबर 3 है विसर्ग संधि। तो इस तरह हिंदी में संधि के 3 भेद हैं। इन तीनों भेदों में सबसे पहले देखना है कि स्वर संधि को कैसे पहचाने, व्यंजन संधि को कैसे पहचाने और विसर्ग संधि को कैसे पहचाने। पहले पहचानना सीखना है। देखिए, ये आपका पूर्व पद होता है और ये परपद होता है। दोनों पदों में स्वर वर्ण हो, पूर्व पद में भी स्वर वर्ण और परपद में भी स्वर वर्ण हो, वह स्वर संधि होती है। और इसी प्रकार व्यंजन संधि की 2 शर्तें हैं। या तो दोनों पदों में व्यंजन वर्ण होने चाहिए, या एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन वर्ण होना चाहिए। यह व्यंजन वर्ण पहले भी हो सकता है और परपद में भी हो सकता है। इसके 2 शर्त होती हैं व्यंजन संधि की। या तो पूर्व पद में व्यंजन वर्ण है तो परपद में भी व्यंजन वर्ण आना चाहिए, या एक तरफ स्वर है दूसरे तरफ व्यंजन वर्ण आना चाहिए। व्यंजन पहले हो सकता है, स्वर बाद में हो सकता है। अब देखते हैं विसर्ग। स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग होना चाहिए। स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग होना चाहिए। या तो स्वर वर्ण के साथ में विसर्ग हो या व्यंजन वर्ण के बाद विसर्ग हो, और परपद में अन्य वर्ण होने चाहिए, कोई हो सकता है। ये आपकी संधियों को पहचानने का तरीका है। जैसा पहले देखते हैं हम, स्वर संधि की सीधी सी पहचान है कि हमारे हिंदी में आ से लेकर के औ तक 11 स्वर होते हैं। तो इन 11 स्वरों में से कोई एक स्वर आना चाहिए। एक देसी घी समझिए, इसमें कोई मिलावट नहीं है। व्यंजन वर्ण और विसर्ग में से कोई भी स्वर संधि के अंदर नहीं आ सकता। आ से लेकर के औ तक के आपके जो 11 स्वर वर्ण हैं वही आएंगे। इनकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन सा स्वर पूर्व पद में है, कौन सा स्वर परपद में है। स्वर संधि में व्यंजन वर्ण नहीं आ सकते, न ही विसर्ग आ सकता। ऐसे ही व्यंजन संधि के 2 नियम हैं। या तो दोनों पदों में आपके व्यंजन वर्ण में से आएगा कोई, या एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन वर्ण आएगा। विसर्ग संधि की सीधी सी पहचान है, स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ में विसर्ग होगा।
अब देखिए, जैसे हम स्वर संधि को देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो आपकी स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गौड़, और तीसरा है वृद्धि, और चौथा है यड़, और 5वां भेद है अयादि। इन 5 स्वर संधियों में स्वर ही वर्ण आएंगे, व्यंजन वर्ण नहीं आ सकता, ना ही विसर्ग आ सकता है। ये आपको विशेषकर देखना है। बाकी के व्यंजन और विसर्ग संधि हैं आपके नियमों के अनुसार चलती हैं हिंदी में। अब देखिए, बारी बारी से हमें इन 5 स्वर संधियों का अध्ययन करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ। देखिए, दीर्घ की पहचान यह है कि एक तो इसमें समान स्वर वर्ण आते हैं, समान स्वर वर्ण आते हैं इसमें, और समान स्वर वर्णों का एक दीर्घ स्वर वर्ण कर दिया जाता है, एक दीर्घ स्वर कर देते हैं। ये इसकी मुख्य पहचान है दीर्घ की, जिसके नाम से विदित हो रहा है। दीर्घ बड़े को कहते हैं। बड़े का मतलब है बड़ी मात्राएं इनमें जुड़ जाती हैं। समान स्वर वर्ण आते हैं और समान स्वर वर्णों का एक दीर्घ स्वर वर्ण कर देते हैं। ये इसकी पहचान है। अब देखिए, इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे पूर्व पद में आ है तो इसके परपद में भी आ होना चाहिए। इनकी मात्राएं रस अथवा दीर्घ हो सकती हैं, या दोनों तरफ दीर्घ आ भी आ सकते हैं, दोनों तरफ रस आ भी आ सकते हैं, या एक तरफ दीर्घ एक तरफ रस आ सकता है। तो आ और आ का दीर्घ करते हैं तो बड़ा बैठता है। बड़े आ का मतलब होता है बड़े आ की मात्रा। ऐसे ही एक तरफ मान लीजिए ई है तो दूसरी तरफ भी ई होनी चाहिए। ये भी हिरस या दीर्घ हो सकती हैं, दोनों तरफ दीर्घ ई भी हो सकती हैं, दोनों तरफ हिरस ई भी हो सकती हैं, या एक तरफ हिरस और एक तरफ दीर्घ ई भी हो सकती है। तो ई का हम दीर्घ करेंगे तो बड़ी ही आती है। बड़ी का मतलब होता है बड़ी की मात्रा। ऐसे हमारा तीसरा स्वरवर्ण निकल के आता है ओ। एक तरफ ओ है तो दूसरी तरफ भी ओ ही होना चाहिए। इनका हम दीर्घ करेंगे तो बड़ा ओ होता है। बड़े ओ का मतलब होता है बड़े ओ की मात्रा। तो साथियों, ये स्थिति बनती है दीर्घ स्वर संधि की। इसमें समान स्वर वर्णों में केवल 3 ही वर्ण होते हैं, आ, ई और उ। और कोई सा स्वर वर्ण इसमें नहीं आ सकता 11 में से। ये 3 ही स्वर वर्ण इसके संकेतक हैं दीर्घ स्वर संधि के। इनसे हम पहचान लेते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों तरफ दोनों पदों में, पूर्व पद में और पर पद में समान स्वर वर्ण हैं।
यहाँ आ है, इसका दीर्घ कर दिया, बड़ा हो गया। ई है, इसका दीर्घ बड़ी हो गई। ऊ है, इसका दीर्घ बड़ा ऊ हो गया। अगर संधि युक्त कोई शब्द हो और उसमें हमें पहचानना है कि ये किस प्रकार की संधि है पांचों में से, तो हमें ये मात्रा देख लेनी है शब्द के बीच में। या तो बड़े आ की मात्रा आ रही होगी, या बड़ी की, या बड़े ऊ की। केवल ये तीन मात्राएं ही इस दीर्घ स्वर संधि के संकेतक हैं। जैसे मान लीजिए हम शब्द लेते हैं परमार्थ। परमार्थ, तो इसमें देखिए इनमें से तीनों मात्राओं में से कोई मात्रा आपको नजर आ रही है, तो वो है बड़े आ की मात्रा है ये। इसका मतलब यह है कि इसका संधि विच्छेद यहीं से होगा, और बड़े आ की, बड़ी की या बड़े ऊ की मात्रा में से कोई एक मात्रा आ रही है, तो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। सीधी सी पहचान है। अब सवाल आता है कि संधि विच्छेद कैसे करें। तो देखो साथियों, संधि विच्छेद का मतलब होता है कि दोनों पदों को जो हम अलग कर रहे हैं, संधि रहित कर रहे हैं, तो उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं, बड़े आ की मात्रा जहां आ रही है, तो वहां दोनों पदों में असमान स्वर वर्णों में से या तो हिरस हो सकता है दोनों तरफ, या दीर्घ हो सकता है, एक तरफ हिरस या एक तरफ दीर्घ हो सकता है। जैसे हमारा ये शब्द निकल के आता है परम, इसमें छोटे आ की मात्रा हम लगा दें तो ये आपका बनता है परम। हम कहें कि हम तो परमा लगाएंगे, तो परमा का कोई अर्थ नहीं है। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब इधर हम देखते हैं पर पद में, यहां भी आना चाहिए। जब इधर आ रहा है तो इधर भी आना चाहिए, इधर भी आ, दोनों तरफ आ होना चाहिए। हिरस या दीर्घ हो सकता है। ये हमें शब्द की स्थिति के अनुसार देखना है कि उनका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए, इधर हम आर्थ करते हैं तो आर्थ का कोई अर्थ नहीं निकलता है। बड़ा लगाते हैं तो यहाँ हमें छोटा लगाना पड़ेगा। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है, ये दोनों सार्थक शब्द हो गए और दोनों तरफ आ की ध्वनि आ रही है, स्वरवर्ण की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये हमारा दीर्घ स्वरवर्ण है। अब हमें और कैसे पहचानना है, ये संधि विच्छेद हो गया, अब इसकी संधि करनी है। इसी रूप में वापस इस शब्द को लाना है, तो हमें देखना है पूर्व पद में यहाँ आपका माँ में किसकी मात्रा है, हिरस आ की है। अगर यहाँ हलंत होता तो हिरस आ की मात्रा नहीं होती। यहाँ हलंत नहीं है इसलिए हिरस आ है, तो पूर्व पद में हिरस आ है और पर पद में देखिए यहाँ भी आ है, तो दोनों तरफ समान स्वर वर्ण है। दोनों तरफ समान स्वर वर्ण होते हैं तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। इनका एक दीर्घ स्वर वर्ण कर देंगे तो और आ का दीर्घ बड़ा हो गया। बड़े आ का मतलब है बड़े आ की मात्रा। अब देखिए, आपने ऊपर से जो लिया है उसको हटा दीजिए। ऊपर से हमने माँ में हिरस आ की मात्रा ली, ये हटा दी तो वही परम रह गया। आ लिया है, इसको हटा दिया तो यहाँ था के ऊपर रा रह गया। इन दोनों शब्दों के बीच में अगर हमने बड़े आ की मात्रा को जोड़ दिया तो हमारा वही परमार्थ शब्द निकल के आता है। देखिए, पर माँ में बड़े आ की मात्रा जोड़ी, परमा हो गया, ये रेफ रा है और ये था है, तो ये परमार्थ हो गया। यही उदाहरण आपका आरएस के पेपर में आया था और 94 में आया था। सेम यही उदाहरण आया था दीर्घ स्वर संधि का। ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे गीतांजलि, इसमें हमें देखना है कौन सी संधि होगी।
तो देखिए साथियों, अभी मैंने बताया कि आपको केवल और केवल दीर्घ स्वर संधि में ये 3 मात्राएं देखनी है। अगर ये 3 मात्रा में से कोई एक मात्रा आ जाती है शब्द के बीच में, तो आप समझ लें कि वो दीर्घ स्वर संधि होती है। अब देखिए, इसका संधि विच्छेद यहां से होगा। संधि हमने पहचान ली, बड़े आ की मात्रा आ रही है तो आपकी दीर्घ स्वर संधि है। और इसका संधि विच्छेद कैसे करें वो भी समझें। इसको हम गीता कर दें तो अर्थ नहीं निकलेगा, इसको हम गीत कर देते हैं तो गीत जानते ही हैं सभी। और यहाँ देखिए, जहाँ बड़े आ की मात्रा है वहाँ हिरस या दीर्घ आ की मात्रा लगेगी। जहाँ ई है वहाँ ई लगेंगी, जहाँ ऊ की मात्रा है वहाँ ऊ में से आएगा, दोनों पदों में से तो आ ही आएगा। तो इसमें आ है ये हिरसा, इसमें हम आंजलि कर दें, आंजलि का कोई सेंस नहीं है तो हमें रस आई लेना पड़ेगा, तो ये अंजलि हुआ। अब देखिए, ये तो आपका संधि विच्छेद हुआ दोनों सार्थक पदों में। अब इसमें देखिए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में देखते हैं, यहाँ हिरस आ है, और अंतिम पद के प्रथम वर्ण को देखेंगे, यहाँ आ है। तो दोनों तरफ समान स्वर वर्ण आ जाते हैं तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। अब इनका एक दीर्घ स्वर वर्ण करेंगे। हम पहले बता चुके हैं कि इसमें समान स्वर वर्ण होते हैं तो उनका एक दीर्घ स्वर वर्ण कर देते हैं। तो आ का दीर्घ बड़ा होगा, बड़े आ का मतलब वही बड़े आ की मात्रा। अब देखिए, आपने जो ऊपर से लिया है इनको हटा दीजिए। इसमें हिरसा हटा दिया, गीत में से वही शब्द रह गया। अंजलि में से आ हटा दिया तो आधा ना, ज और ला में रशी की मात्रा रह गई। अब देखिए, इसको आप हटाइए, गीत और ये लिखा हुआ है इनके बीच में दीर्घ आ की मात्रा जोड़ देंगे तो गीतांजलि शब्द आ गया। साथियों, यह भी आपके आर्यस में 87 में आया था, यही शब्द आया था। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं एक शब्द और है आपका महाशय। महाशय, इसमें भी बड़े आ की मात्रा है। यहां से संधि विच्छेद करेंगे, इसको मैं नहीं कर सकते, कोई सेंस नहीं है, मां करना पड़ेगा। मां का अर्थ होता है महान, और यहां हमें ये आशय करना पड़ेगा। आशय का मतलब है अर्थ, मतलब यहां हमने दीर्घ आ है, दीर्घ आ लिया, यहां भी दीर्घ आ है, और इन दोनों का हम दीर्घा आ, देखिए समान स्वर वर्ण है तो एक दीर्घा कर देंगे, यानी बड़े आ की मात्रा। और अगर हम देखना चाहें कि इसका संधि कैसे करें तो आपने जो लिए इन दोनों को हटा देंगे। ये मह रह गया और इसको हटा दिया, ये सह रह गया, दोनों के बीच में बड़े आ की मात्रा जोड़ दी तो महाशय, महाशय शब्द हुआ। साथियों, ये भी आपके आरएस में ही 2 बार आया था। एक तो 2000 में आया था और एक 2003 में भी यही सेम आया था। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों देखिए, अब ई से बनने वाले दोनों पदों के बीच में अगर बड़ी की मात्रा आ रही है, दीर्घ ई की मात्रा आ रही है, तो उनसे बनने वाले
शब्दों की जो संधि विच्छेद है और संधि का नाम है वो दीर्घ स्वर संधि का होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, रविंद्र शब्द है, रविंद्र, देखिए इसमें बड़ी की मात्रा है ये वाली आ रही है, तो दोनों पदों में एरस या दीर्घ ई में से कोई भी दोनों पदों में होना जरूरी है। तो यहां से हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए रवि में हम वा में छोटी की मात्रा लगानी पड़ेगी, हिरस ई लगानी पड़ेगी, और इधर हम इंद्र नहीं कर सकते, इंद्र करना पड़ेगा हमें। दोनों का सार्थक अर्थ है। अब इसमें कौन सी संधि है यहां से ही पहचान सकते हैं। देखिए अंतिम अक्षर रवि का वा है, वा में हिरस ई है और परपद में भी आपकी हिरस ई है, तो दोनों तरफ समान स्वर वर्ण है तो दीर्घ स्वर संधि होगी। उनका एक दीर्घ स्वर वर्ण दीर्घ ई कर देंगे, ई का दीर्घ ई हो गई, ई का मतलब है बड़ी की मात्रा। अब देखिए साथियों, इसका हमें संधि करना है, पुनः इसी रूप में लाना है। तो कैसे करते हैं, ऊपर से आपने जो लिया है उसको हटा दीजिए। आपने हिरस ई लिए हटा दिया, रब रह गया, ई लिए इधर से, ये आधा ना आधा दा और पूरा रा रह गया। इनको अगर इनके बीच में बड़ी जोड़ देते हैं तो र वा में बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो रवि हो गया, और ये आधा ना आधा दा और रा उतार दिया तो रविंद्र हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मुनींद्र है, मुनींद्र, इसमें साथियों देखिए वही बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ मुनींद्र कर दें, या हमको करना है मुनि प्लस बड़ी की मात्रा अगर हम यहाँ करते हैं तो उसका सार्थक अर्थ नहीं है, प्लस यहाँ हमको हिरस ई लगानी पड़ेगी इंद्र। अब यहाँ हमने हिरस ई है नाम है, इधर भी हिरस ई है, इनका दीर्घ करेंगे तो दीर्घ ई हो गई, दीर्घ ई का मतलब है दीर्घ ई की मात्रा। अब आपने यहाँ हिरस ई ली, यहाँ हिरस ई ली, यहाँ मुन रह गया, यहाँ आधा ना आधा दा और रा रह गया। इन दोनों शब्दों के बीच में अगर हम बड़ी की मात्रा जोड़ते हैं तो मुनींद्र हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं ओ वाली, जैसे हम देखते हैं लघूर्मी, लघूर्मी, तो देखिए साथियों इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, ये आ गई। अब यहाँ इसका हम लघु बड़े ऊ की मात्रा करें तो इनके साथ में ऊ आएगा, जैसे ई के साथ में ई और आ के साथ में आते हैं दोनों पदों में। ऐसे अगर इसमें बड़े ऊ की करें तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, हिरस ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो लघु। अब यहाँ हमें बड़ा ऊ लगाना होगा, क्योंकि ऊर्मी शब्द होता है, उर्मी नहीं होता है। ऊर्मी का मतलब होता है किरण, और लघुमी छोटी, छोटी किरण। अब देखिए यहाँ छोटा ऊ है, इधर भी आपका बड़ा ऊ है, दोनों तरफ समान स्वर वर्ण है, इसलिए ये आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। ऊ का दीर्घ करेंगे तो बड़ा ऊ होता है, बड़े ऊ का मतलब होता है बड़े ऊ की मात्रा। अब इसका संधि कैसे करें, इसी रूप में वापस कैसे लाएं इसको, ये देखना है। तो आपने ऊपर से छोटा ऊ लिया, ये हटा दिया, लग रह गया, ये ऊ लिया, इसको हटा दिया, ये रेफ आधा है और माँ में छोटी की मात्रा है। इसके बीच में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो लघु मी हो गया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी दीर्घ स्वर संधि का पूरा मैटर यहाँ होता है।